हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई क्लास ऑन प्रोनाउन। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने प्रोनाउन की परिभाषा और प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जाना था। आज हम प्रत्येक प्रकार को विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज के अध्ययन की कड़ी में पहला है अपने प्रोनाउन का प्रकार पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस को हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वे प्रोनाउंस जो तीनों पर्सन जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वे प्रोनाउन जो तीनों पर्सन में होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होते हैं, वे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। मतलब पर्सनल प्रोनाउन के कितने रूप हैं? 3 रूप हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इस सारणी के माध्यम से देखेंगे अपन कौन सा फर्स्ट पर्सन है, कौन से सेकंड में, कौन से थर्ड में। देखो, फर्स्ट पर्सन में जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्तम पुरुष, इसका सिंगुलर नंबर में आता है आई, और आई को यदि प्लुरल बनाना है, बहुवचन बनाना है, तो क्या हो जाएगा? वी। इसी तरह सेकंड पर्सन जिसको हिंदी में बोलते हैं मध्यम पुरुष, और सेकंड पर्सन में भी एक ही है यू, और यू को बहुवचन के रूप में प्लुरल बनाना है तो यू का यू ही रहता है। थर्ड पर्सन जिसको अन्य पुरुष कहते हैं, थर्ड पर्सन में 3 है, ही, सी और इट, और ही, सी, इट को यदि प्लुरल रूप में लिखना है तो क्या लिखोगे? दे। आगे फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, कौन होते हैं फर्स्ट पर्सन? देखो, फर्स्ट पर्सन में जाता है वे प्रोनाउंस जिससे बोलने वाले स्पीकर का बोध होता है, उसे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहा जाता है। अब कोई भी बात होती है उनको बोलने वाला, जिनको इंग्लिश में अपन बोलते हैं स्पीकर, वो कौन होता है? फर्स्ट पर्सन। अब कौन कौन से हो सकते हैं फर्स्ट पर्सन में? फर्स्ट पर्सन में 2 आते हैं। देखो, आई और वी। सिंगुलर है तो आई, और बात को बोलने वाले प्लुरल रूप में है तो हो गया वी। और आई को यदि ऑब्जेक्ट बनाना है, ये तो सब्जेक्ट रूप है, नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाना है तो आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, और वी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस। इसी तरह इनको पॉजेसिव केस में लिखना है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन में लिखना है तो आई का क्या हो जाएगा? माइन, और वी का हो जाएगा ओस। और पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखना है तो माई, तो माई हमेशा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन नहीं होता है। ओवर भी एडजेक्टिव होता है। इसके एग्जांपल देखो, आई एम ए टीचर, इसमें आई है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन का व्यक्तिवाचक। इसमें यू लव मी, यू और मी ये दोनों ही प्रोनाउन है। यू है सेकंड पर्सन और मी है फर्स्ट पर्सन, और यू सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट का काम करता है और ये इसमें ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। दिस इज़ माई बुक, इसमें माई क्या नहीं है? प्रोनाउन नहीं है। माई क्यों नहीं है? कि ये बुक के आगे लगा है। बुक क्या है? नाउन। नाउन की जगह प्रयुक्त होता तो ये प्रोनाउन होता, और ये बुक की क्या बता रही है? विशेषता, इसलिए ये एडजेक्टिव है। दैट बुक इज़ माइन, और इसमें माइन है, ये प्रोनाउन है। वी आर एक्टिव, इसमें वी प्रोनाउन है। दे हेल्प अस, तो दे और अस ये दोनों ही प्रोनाउन है। ओवर कंट्री इज़ ग्रेट, इसमें देखो कंट्री क्या है? नाउन है, और कंट्री के आगे क्या लगा है? ओवर लगा है। इसका मतलब ये ओवर है वो प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। दीज पेन्स आर ओवर्स, इसमें ओवर्स है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, और दीज पेन्स है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि पेन्स के आगे दीज लगा है। इसका मतलब ये पेन की विशेषता बता रहे हैं तो ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताने वाले। अब फर्स्ट पर्सन ने अपन में देख लिया कौन कौन से हैं, आई और वी। अब सेकंड पर्सन में है यू, जिसका प्लुरल रूप भी क्या होता है? यू, और इनको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है। ये सब्जेक्ट के रूप में यू है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी यू ही लिखा जाता है। और यदि इनको पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में लिखना है तो योर। योर क्या नहीं है? प्रोनाउन नहीं है, क्या है? एडजेक्टिव है। और पॉजेसिव प्रोनाउन कौन से हैं? योर्स लिखना है, दोनों ही सेम ही है। अब इसके एग्जांपल, यू आर लेबरियस, इसमें यू किसकी जगह प्रयुक्त हुआ है? नाउन की जगह। यू के साथ में कोई नाउन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है?
प्रोनाउन। आई लव यू में देखो आई और यू, आई क्या है प्रोनाउन और यू भी क्या है प्रोनाउन। दिस बुक इज़ योर्स, इसमें योर्स है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है। दिस इज़ योर बुक, देखो योर है वो बुक की विशेषता बता रहा है, इसका मतलब ये क्या नहीं है प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। अब आगे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? वे प्रोनाउंस जिनसे तीसरे व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है। फर्स्ट पर्सन में स्पीकर, सेकंड पर्सन में ऑडियंस जो सुनने वाला होता है उसके बारे में बात होती है। थर्ड पर्सन में जिनसे तीसरे व्यक्ति व वस्तुओं का बोध होता है, जिनके बारे में कुछ कहा जा रहा है उन्हें थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कहा जाता है। और थर्ड पर्सन की ये टेबल है देखो, सिंगुलर कौन से हैं? ही, सी और इट, ये तीनों सिंगुलर फॉर्म में है। और ही है जिसको अपन बोलते हैं किसके रूप में यूज करते हैं? पुरुषवाचक के रूप में। सी को स्त्रीलिंग के रूप में, और इट है न्यूट्रल है, मतलब निर्जीव चीज़ों के लिए काम आता है। ये ई सी इट ये सब्जेक्ट के रूप में है। और यदि ही को ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या बनाओगे? हिम। सी को ऑब्जेक्ट बनाना है तो हर, और इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है। और आगे पॉजेसिव केस में देखो हिज, हर और इट्स, ये तीनों क्या नहीं है? ये तीनों प्रोनाउन नहीं है। क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव प्रोनाउन कौन से हैं? हिज, हर और हर्ष और इट्स, ये तीनों प्रोनाउन है। कौन से? पॉजेसिव प्रोनाउन में जाएंगे। अब थर्ड पर्सन में प्लूरल फॉर्म में एक ही है दे, मतलब ही, सी, इट, इनका यदि बहुवचन बनाना है तो क्या बनाओगे? दे। और दे का ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है तो देम, और देयर इसका एडजेक्टिव रूप है, और देयर है इनका पॉजेसिव प्रोनाउन का रूप है। जैसे उदाहरण में देखो, इसमें ही और यू ये दोनों ही प्रोनाउन है। सी और मी प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट के रूप में, ये ऑब्जेक्ट के रूप में। यू एडमायर हिम, यू और हिम दोनों ही प्रोनाउन है। डू यू लाइक इट प्रोनाउन है। दीज फ्रॉक्स आर हर्स प्रोनाउन है। डू यू नाउ देम ये प्रोनाउन है। दे रीड इन दिस स्कूल, दे प्रोनाउन है। दीज बेल्स आर देयर्स ये भी प्रोनाउन है। दीज आर देयर नोटबुक्स, इसमें देयर क्या नहीं है? प्रोनाउन नहीं है। क्यों नहीं है? ये नोटबुकों की विशेषता बताते हैं, इसका मतलब नोटबुक नाउन है और नाउन से पहले आया तो नोटबुक की विशेषता बताते हैं, इसलिए ये क्या है? एडजेक्टिव है। दीज आर हिज बिल्डिंग्स, इसमें हिज है वो एडजेक्टिव है, और इसमें दीज है वो प्रोनाउन है। नेक्स्ट अगला देखो, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया। अब उसका सेकंड रूप है प्रोनाउन का दूसरा रूप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब वितरण करना। तो इसमें देखो वे प्रोनाउंस जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक को अलग सूचित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे ईस, आइदर और नाइदर, आपको तीन याद रखने। ईस, आइदर, नाइदर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कितने हैं? तीन है। कौन कौन से? ईच, आइदर और नाइदर। इन्हें हमेशा सिंगुलर माना जाता है। ये तीनों कौन कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर है इसका मतलब इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसे आएगी? सिंगुलर ही आएगी। नोट, जब ईच, आइदर तथा नाइदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले होता है तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। देखो ये एडजेक्टिव भी होते हैं। एडजेक्टिव कब होंगे? जब ये नाउन की विशेषता बताएंगे, और इसमें डायरेक्ट आ रहे हैं। यदि इसके साथ में कोई नाउन नहीं है इसका मतलब ये प्रोनाउन हो जाएंगे। इसके दोनों के बीच में ये अंतर है। देखो ईच ऑफ द बॉयज वॉन ए प्राइज, अब ईच के बाद में ऑफ आया है इसका मतलब ये प्रोनाउन है। नाइदर के बाद में ऑफ आया है इसका मतलब प्रोनाउन है। आइदर के बाद में ऑफ आया है इसका मतलब प्रोनाउन है। देखो एडजेक्टिव कब होता है? जब ये नाउन के साथ में होता है। देखो ईच बॉय, अब बॉय नाउन है और नाउन की ये क्या विशेषता? तो एडजेक्टिव हो गए। नाइदर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नाउन है और नाउन के साथ में नाइदर आया है इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। आइदर रोड, तो रोड के साथ में आइदर आया है इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव और प्रोनाउन में यही फर्क है कि एडजेक्टिव के साथ में नाउन आएगा और प्रोनाउन के साथ में नाउन नहीं आएगा। अब इनका यूज़ कैसे करना है? देखो रूल नंबर 1, इस प्रत्येक, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? प्रत्येक
का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। एक व्यक्ति के लिए नहीं, कम से कम कितने, दो व्यक्ति होने चाहिए, दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं। ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट, दो विद्यार्थी हैं, दोनों में से दोनों प्रत्येक ईमानदार हैं। ईच ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट, अब इसमें दोनों के बारे में बात हो रही है, इसमें दो से अधिक, तो इसका प्रयोग दो के साथ में या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ में हो सकता है। नेक्स्ट रूल नंबर 2। अब आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक, आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक को सुनना हो के अर्थ में होता है, न कि दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के लिए। दोनों में से एक, दो से अधिक है तो आइदर का प्रयोग नहीं होगा। आइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड, दो पेन है, दोनों में से कोई एक पेन है वो रेड है। रूल नंबर 3। नाइदर का प्रयोग दो में से कोई भी नहीं, देखो आइदर का ये नेगेटिव रूप है नाइदर। आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक, नाइदर का मतलब दोनों में से कोई भी नहीं के अर्थ में दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है, ना कि दो से अधिक व्यक्ति वस्तुओं के लिए। दो से अधिक हैं तो नाइदर का प्रयोग नहीं होगा। नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स आर एक्टिव इज एक्टिव, दोनों में से कोई भी लड़की है वह एक्टिव नहीं है। नन ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव, इस पर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि नाइदर का प्रयोग केवल दो के लिए होगा, और दो के लिए नाइदर का प्रयोग दोनों में से कोई एक नाइदर है, और दो से कम है तो दो से अधिक है तो नन आएगा। ठीक है, और किसके लिए नन नहीं आ सकता? टू गर्ल्स के लिए नन नहीं आ सकता, क्योंकि टू गर्ल्स के लिए क्या आना चाहिए? नाइदर आना चाहिए। आगे देखो नोट में क्या लिखा है, लेकिन दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं में से कोई भी नहीं के अर्थ में नन का प्रयोग। देखो नन का प्रयोग कब करना है? जब दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु है और उनमें से कोई एक भी आप चूज नहीं करनी है तो नन। नाइदर और नन का प्रयोग एक दूसरे के बदले नहीं होता है, मतलब नाइदर का प्रयोग दोनों में से कोई भी नहीं, और नन का प्रयोग दो से अधिक में से कोई भी नहीं। इसमें देखो नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, अब 5 स्टूडेंट आया, इसका मतलब क्या आएगा? नन, और यहाँ 2 स्टूडेंट्स होते हैं तो क्या आता? नाइदर। अब इसका तीसरा प्रकार रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ईच अदर और वन अनदर, इसमें दो रूप है। देखो ईच अदर और वन अनदर, इन दोनों को याद रखना है, को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप क्या बताते हैं? पारस्परिक संबंध बताते हैं। रूल नंबर 1। अब ईच अदर का प्रयोग कहाँ करना है? वन अनदर का प्रयोग कहाँ करना है? इनको याद रखना है। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्ति या कोई दो वस्तुएं उनके लिए होता है, जबकि वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु हैं तो वन अनदर, और दो व्यक्ति या दो वस्तु हैं तो ईच अदर, तो दोनों में संबंध बताने के लिए इसका प्रयोग होगा। जैसे द टू गर्ल्स लव ईच अदर, अब देखो टू गर्ल्स है, इसका मतलब ईच अदर आ गया। अब वी ऑल, दो से अधिक हैं तो वन अनदर आ गया। बस इतना ही ध्यान रखना, दो है ईच अदर और वन अनदर, और दोनों में ईच अदर का प्रयोग दो के लिए और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए। ठीक है, आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन जिनके लास्ट में सेल्फ या सेल्वस जुड़े रहते। देखो सेल्फ या सेल्वस दो प्रोनाउन के प्रकारों में आते हैं। कौन कौन से में? रिफ्लेक्सिव में आता है और एक एम्फेसाइजिंग में आता है। तो इसमें क्या अंतर है वो पढ़ेंगे। तो वे प्रोनाउन जिसके लास्ट में सेल्फ या सेल्वस जुड़े रहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इनका प्रयोग अपने आप को के अर्थ में होता है। इसे सेल्फ प्रोनाउंस भी कहा जाता है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, माई सेल्फ, और सेल्वस, योर सेल्वस, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्वस, और इसे एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस भी कहा जाता है। मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन की संख्या सेम है और ये सेम वर्ड यूज होंगे, लेकिन यूज़ करने का तरीका है वो अलग अलग है। किस तरीके से इसका यूज़ करना है ये इसकी ये सारणी दी हुई, इनसे देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कौन से होंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने आप को के अर्थ में प्रयुक्त होता है। किसके अर्थ में? अपने आप को के अर्थ में। जबकि एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन इसका जब हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो क्या आएगा? स्वयं, खुद, आप ही के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं।
और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यदि किसी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु हो तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। हाँ, ये चीज़ याद रखना कि यदि कोई सेंटेंस है उसका वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हैं तो वह रिफ्लेक्सिव होगा। और एम्फेसाइजिंग में ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, इसका सब्जेक्ट अलग होता है, ऑब्जेक्ट अलग अलग व्यक्ति होता है, सेम व्यक्ति नहीं होता है। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है और इनका उपयोग किसके रूप में होगा? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। कैसे देखो, राम रन हिमसेल्फ, राम ने खुद को बर्बाद कर दिया, इसका हिंदी में अर्थ होता है राम ने खुद को बर्बाद कर दिया। तो इसका सब्जेक्ट है राम, ये रन होगी वर्ब और हिमसेल्फ हो गया क्या? ऑब्जेक्ट। तो जिस ये राम के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव होता है। ऐसा अपन नहीं लिख सकते हैं कि राम रन राम ने समय को बर्बाद कर दिया, ऐसे नहीं लिख सकते, वापस राम नहीं लिख सकते, इसके लिए हिमसेल्फ लगाते हैं तो ये कौन सा हो जाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और दूसरे में देखो, ही लिव्स इन दिस हाउस बाय हिमसेल्फ, बाई के बाद में हिमसेल्फ आया है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये, बाई प्रीपोजिशन है, उसके बाद में हिमसेल्फ आया, मतलब ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है और ये किसके रूप में काम नहीं करता? ऑब्जेक्ट के रूप में काम नहीं करता, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में, इसलिए एम्फेसाइजिंग हो गया। आगे देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता। हाँ, इसको सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं कर, सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिख सकते। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का प्रयोग भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं, मतलब दोनों का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। देखो इस वाक्य में ये इसके उदाहरण देखो, सी वेस्टेड हरसेल्फ, उसने खुद को बर्बाद कर दिया। सी सब्जेक्ट है, वेस्टेड वर्ब है, हरसेल्फ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट होते ही ये कौन सा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसमें देखो, सी हरसेल्फ वेस्टेड हर प्रॉपर्टी, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? सी सब्जेक्ट और हर प्रॉपर्टी इसका हो गया ऑब्जेक्ट, और वेस्टेड क्या है? वर्ब। इसका मतलब सी किसके लिए है? हरसेल्फ को एम्फेसाइज करने के लिए, सी को एम्फेसाइज करने के लिए हरसेल्फ का यहाँ प्रयोग हुआ है, तो ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होगा। दे क्वार्ड अमॉन्ग देमसेल्व्स, इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है? दे, और क्वार्ड का मतलब वर्ब लड़े, अमॉन्ग देमसेल्व्स, अमॉन्ग है प्रीपोजिशन और देमसेल्व्स क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। और जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम है, और मतलब सेम कैसे कि दे का वापस इसका प्रभाव है दे पर जा रहा है, इस एक्शन का प्रभाव वापस दे पर जा रहा है, इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट, दे देमसेल्व्स आस्क्ड मी टू डू इट, दे देमसेल्व्स मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ गया, इसका मतलब ये सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए आया है, और सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए आया है, इसका मतलब एम्फेसाइजिंग है। एम्फेसाइजिंग का मतलब भी होता है दबाव देना या सब्जेक्ट को इम्प्रेस करना। यू बर्नट योर सेल्फ, बर्नट वर्ब है और वर्ब का ये सब्जेक्ट है और योर सेल्फ ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। आई माई सेल्फ सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, इसमें देखो सा क्या है? वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या है? हर, और आई के जस्ट बाद, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में माई सेल्फ आई, इसका मतलब ये एम्फेसाइजिंग है। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।